आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस केस से आप समझेंगे कि ये प्रकृति किस तरीके से एक घटना को अंजाम देती है। कई बार आप उस घटना में शामिल होते हैं और कई बार आप सिर्फ उसके साक्षी होते हैं। लेकिन वो आपको जो भी लाइफ लेसन आपका है, उस तक पहुँचाने की वजह बन जाती है। आज जो केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो जिमी के द्वारा बताया गया है, लेकिन वो सिर्फ इस घटनाक्रम के साक्षी हैं और ये किसी और के जीवन में घटित हुई हैं, लेकिन उसे देखकर उन्होंने बहुत कुछ समझा। जैसे ये घटना उन्हें ये प्रकृति दिखाना चाहती थी, उन्हें कुछ बताना चाहती थी। तो कई बार आपके आसपास ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में ही कोई घटना घटेगी तो आप उससे सीखेंगे, नहीं। कई बार किसी और की लाइफ में कोई घटना घटती है, कहीं कुछ होता है जो आपको झंझोर कर जाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकी सीखने की क्षमता भी अलग-अलग है, ज़रूरतें भी अलग-अलग हैं, तरीके भी अलग-अलग हैं। जिमी का जो लेसन है, अब जिमी ने क्या सीखना था कि माफ़ी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये चीज़ जिमी ने अपनी इस लाइफ में सीखनी थी। तो ऐसा कुछ घटना नहीं घटी कि जिमी की लाइफ में वो घटना घटती, लेकिन जिमी की आंखों के सामने एक घटना घटी जिसने उसको ये समझाया कि नहीं, माफ़ कर देना, माफ़ करना मतलब ये कमज़ोरी नहीं है। हमें लगता है कि जब सामने वाला ताकतवर हो, आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आप उसे माफ़ करते हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी है। क्यों? क्योंकि आप तो मजबूर हैं ना, आपको उसे माफ़ करना पड़ रहा है। नहीं, माफ़ी इस तरीके से नहीं, माफ़ी जब इस तरीके से आपके अंदर पैदा हो कि ठीक है, उसके अपने संस्कार हैं, उसका हिसाब किताब तो किसी भी रूप में, चाहे भगवान करेंगे, चाहे समाज करेगा, चाहे उसके कार्मिक अकाउंट खुद करेंगे, जैसे भी होगा, होगा। लेकिन मुझे अपने जीवन में शांति बनाए रखनी है। मुझे नफ़रत को लेकर, क्योंकि माफ़ नहीं करेंगे तो नफ़रत ही तो क्रिएट होगी ना। तो मुझे किसी और से नफ़रत करके अपने आप को दुःख नहीं देना और उस दुःख को नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। तो जिमी के लिए ये लेसन सीखना समझना बहुत ज़रूरी था कि माफ़ी खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है और माफ़ी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जिमी बताते हैं कि जब वो लॉस एंजलिस आए, तो वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। हॉस्पिटल में नर्स की तरह उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो कभी भी किसी हॉस्पिटल में काम करने की इच्छा नहीं रखते थे। एज़ ए नर्स उनकी कोई इच्छा नहीं थी काम करने की। लेकिन उन्हें यही जॉब मिली और कुछ हालात ऐसे थे कि उन्हें ये जॉब करनी पड़ी और उन्हें खुद पे गुस्सा भी था कि मुझे ये जॉब करनी पड़ी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से किसी हॉस्पिटल में काम करूँगा। लेकिन फिर भी प्रकृति उन्हें इस कार्य से जोड़ रही थी। खैर, हॉस्पिटल में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे। वैसे तो आमतौर पर ऐसा होता है कि यंग लोग होते हैं जो एज़ ए वॉलंटियर वहाँ पर जो बीमार लोग हैं, उनकी कुछ सैटरडे संडे को सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन वहीं क्योंकि ये जो हॉस्पिटल था, ये एक यहूदी एरिया में बना हुआ था, जहाँ पे यहूदी लोगों की कम्युनिटी ज़्यादा थी। तो अक्सर बहुत से लड़के-लड़कियाँ आया करते थे सैटरडे संडे को वहाँ पर जो एडमिट हैं मरीज़, उनकी सेवा करने। वहीं पर एक थोड़े बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, वो भी आया करते थे। वहाँ पर जो मरीज़ हैं, जो ज़्यादातर यहूदी हुआ करते थे, उनकी सेवा करने के लिए आया करते थे। आम तौर पर बुज़ुर्ग लोग इस तरह का कार्य नहीं करते हैं, तो ये कुछ अलग था कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आता है सेवा, मोस्टली तो बुज़ुर्ग लोगों की सेवा की जाती है, लेकिन वो आके सेवा करते थे। उन व्यक्ति का नाम था आर्ट। तो जिमी और आर्ट के बीच में काफ़ी बातें होती थीं। वो काफ़ी प्रभावित थे कि आर्ट कितने सच्चे मन से लोगों की सेवा करते हैं। ज़िंदगी को लेकर बातें होती थी, बड़ी फ़िलॉसफ़िकल बातें होती थीं। तो जिमी को उनका साथ अच्छा लगता था क्योंकि उनकी बातों में बहुत गहराई थी। आर्ट की बातें उसके दिल को छूती थी। तो उसे भी आर्ट के साथ बातें करना अच्छा लगता था और आर्ट भी उसे अपने पोते की तरह मानता था क्योंकि जिमी उनसे आयु में बहुत छोटा था। तो एक तरह से बस दादे-पोते जैसा रिश्ता बन गया था और बहुत गहरी जीवन की बातें उन दोनों के बीच में हुआ करती थीं। एक दिन जिमी को पता चला कि आर्ट खुद इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं क्योंकि वो बहुत बीमार हैं।
तो जिमी ने उनके पास आना जाना शुरू किया। वो एज ए नर्स उनकी बहुत सेवा करता था। एक दिन आर्ट ने जिमी का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि वहाँ पर उस शॉप के जो मालिक हैं, बेन बेन उनका नाम है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जिमी का जैसे स्वाभाविक तौर पर जिमी ने उनसे कहा कि हाँ, मैं ज़रूर बेन तक आपका मैसेज पहुँचाऊँगा। और जिमी खुद बेन के दुकान पर गए और बेन को उन्होंने बताया कि आर्ट बहुत बीमार हैं और वो आपको याद कर रहे हैं। बेन भी आर्ट का नाम सुन के फ़ौरन समझ गए, क्योंकि उनसे भी आर्ट की काफ़ी बातचीत हुआ करती थी। वो उनकी दुकान पे आते जाते थे, काफ़ी बातचीत भी होती थी। इससे ज़्यादा कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन बातचीत होती थी। वो उनकी दुकान पर आते जाते थे जब वो ठीक थे। तो बेन फ़ौरन तैयार हो गए कि हाँ, मैं आर्ट से मिलने हॉस्पिटल ज़रूर आऊँगा। और अगले ही दिन वो जिमी के साथ ही आर्ट से मिलने हॉस्पिटल पहुँचे। जिमी ने बेन से कहा कि बेन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेन को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने कहा कि किस बात के लिए माफ़ी? क्यों माफ़ी? लेकिन आर्ट ने फिर दोहराया कि प्लीज़ जिमी, फ़ॉरगिव मी। तो बेन ने कहा कि हाँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ, तहे दिल से माफ़ करता हूँ, लेकिन किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं आप? इस पर आर्ट ने कहा कि जब मैं पोलैंड में था, तो एक धार्मिक भावना के तहत मैंने बहुत से यहूदियों की हत्या की थी। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो हॉस्पिटल है, ये उसी एरिया में स्थित था जहाँ पर यहूदी कम्युनिटी ज़्यादा थी, और जो आर्ट हैं वो यहाँ आकर इसी तरह के पेशेंट्स की सेवा किया करते थे। तो इस बात पर बेन एकदम से पीछे चेयर पे बैठ गए, उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। एक्चुअल में इस सारे केस के पीछे की जो कहानी थी, वो ये थी कि बेन के मम्मी पापा, उनके चाचा चाची और उनके चाचा चाची के बच्चे, ये सब जिस समय पोलैंड में थे और ये सब यहूदी थे, इन सब का यहूदी होने के नाते कत्ल कर दिया गया था। और शायद इस कत्ल के लिए जिम्मेवार आर्ट ही थे। ये बात आर्ट ने अपने मुंह से ऐसे स्पष्ट नहीं कही, लेकिन हाँ, यही स्पष्ट होता है कि ये बेन की जो एक परिवार था, जो पूरा ख़त्म हो गया इस सारे हत्याकांड में, तो ये एक धार्मिक उन्माद था, एक जैसे भीड़ के द्वारा किसी का कत्ल किया जाता है ना, इस तरीके का था। तो इस चीज़ में, उस भीड़ में जब उन यहूदियों का कत्ल किया गया होगा, आर्ट भी शामिल रहे होंगे, और उसके लिए वो आर्ट अपने आप को कभी कभी, वो एक धार्मिक उन्माद होता है, भीड़ होती है जिसमें वो शामिल हो तो गए, जवानी के जोश में शामिल हो गए होंगे, लेकिन अंदर से वो इस तरह के इंसान नहीं थे। तो जब वो उन्माद शांत हुआ, तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने क्या कर दिया है। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि इंसान की फितरत में फ़र्क होता है। जैसे कई बार माता पिता को भी किसी बात पर गुस्सा हो तो वो बच्चे पर हाथ उठा देते हैं। ये बहुत छोटे स्तर का है, लेकिन ये भी तो गुनाह ही है ना, कि आप एक बेकसूर बच्चे को अपने गुस्से को हल्का करने के लिए थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आप माता पिता हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह से ये चीज़ एक बड़े स्केल पर घटित हुई कि एक किसी धार्मिक नेता ने एक बड़े से भीड़ को मिसगाइड किया कि दूसरे धर्म के लोग गलत हैं, और सारी की सारी भीड़ उस समय उस नेता के भाषणों में ऐसा खो गई कि उन्होंने तलवार उठा ली। लेकिन जब वो उन्माद शांत हुआ होगा, जब एज ए ह्यूमन बीइंग, जब शांति से बैठकर उन्होंने सोचा होगा, तब उन्हें एहसास हुआ होगा। बहुत से लोग इस तरह की भीड़ में शामिल होते हैं जिन्हें बाद में एहसास होता है कि ये क्या किया है, ये किससे प्रेरित होकर क्या किया है, मैंने किससे प्रेरित होकर अपने लिए पाप का घड़ा भर लिया। अब वो जो पाप का घड़ा भरा है, उसे तो तुम्हें ही चुकतो करना पड़ेगा ना। वो व्यक्ति तो
तुम्हारी भावनाओं को भड़काकर चला गया, तो कसूरवार तुम हो, क्योंकि तुमने उसकी गलत बातों को स्वीकार किया, तुम भड़के। उसका अपना कार्मिक अकाउंट है, वो अपना सेटल करेगा, तुम अपना सेटल करोगे। खैर, ये दर्द बेन को जीवन भर सताया था कि जिस तरीके से उसका परिवार ख़त्म हुआ था और वो अकेला रह गया था। अब तो आर्ट भी अकेला ही था, उसका भी परिवार ख़त्म हो चुका था। लेकिन जब बेन के द्वारा आर्ट को माफ़ी दे दी गई, तो उसके बाद उसी दिन शाम को आर्ट के प्राण भी निकल गए। ये माफ़ कर देना किसी को, ये जितना सरल लग रहा है, ये उतना सरल नहीं होता, क्योंकि आपको मतलब एक से एक चीज़ जुड़ी हुई है। आप कहीं न कहीं अहंकार से मुक्त होते हैं, कहीं न कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि हर चीज़ मेरे नियंत्रण में नहीं है। इस चीज़ को समझते हैं कि बहुत सारे कार्य प्रकृति के द्वारा सोच समझकर नियत किए जाते हैं और वही उनका हिसाब भी चुकता करती है। तब जाके कहीं आप सही मायनों में पीसफुल तरीके से किसी को माफ़ कर पाते हैं। अब इस केस के अंदर जो 3 लोग शामिल हैं, बेन, आर्ट और जिमी, इन तीनों ने ही माफ़ी के महत्व को समझा। अब ये इतना बड़ा एक लाइफ लेसन है जो तीनों ने ही कुछ इस तरीके से सोल वर्ल्ड में प्लान किया होगा कि उनके सामने इस तरीके से अलग अलग प्रभाव के साथ ही चीज़ें आईं। जैसे कि बेन ने भी जीवन भर माफ़ नहीं किया था ना उन लोगों को जिसकी वजह से उसका परिवार ख़त्म हुआ। बेन भी दर्द में था, माफ़ी देने के साथ उसका दर्द भी एक बिल्कुल नाटकीय रूप से ख़त्म हुआ। उसे भी समझ आया कि जिसने दर्द दिया था वो भी दर्द में जिया है पूरा जीवन, जिसकी वजह से जो कुछ हुआ था, मतलब उसको भी प्रकृति ने माफ़ नहीं किया था। बेन ने इस चीज़ को जब समझा तो उसे माफ़ी की अहमियत समझ में आई। उसने देखा कि कैसे कैसे प्राण भी अटके रहते हैं जब माफ़ी ना मिले तो। अब इधर हम आर्ट की बात करते हैं। आर्ट जीवन भर माफ़ी पाने के लिए तड़पता रहा। वो क्या था, वो उसका जा के अस्पतालों में सेवा करना, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था कि मैंने जो कुकर्म कर दिया है, मैं सबकी सेवा करके उसे बैलेंस कर रहा हूँ। बस वो अपने आप को माफ़ करने की कोशिशों में लगा हुआ था, नहीं कर पाया ना। लेकिन अंत में जो एक तो उसने पूरे जीवन कोशिश करी अपने आप को माफ़ करने की, अंत में उसे बेन ने भी माफ़ कर दिया, तो हल्का होकर उसके प्राण भी निकले। कितना ज़रूरी है माफ़ी, कितना ज़रूरी है। अब ऐसा थोड़े है कि आर्ट ने जो कुछ किया वो उसके सामने नहीं आएगा, लेकिन उसे सहन करने की क्षमता भी उसमें बढ़ चुकी होगी। माफ़ी का महत्व, क्योंकि माफ़ी का इस्तेमाल तो नेक्स्ट बर्थ में भी उसको जाने किन किन स्तरों पर करना पड़ेगा, एक वो लेसन भी उसने सीखा हुआ होगा। इसी तरह से जिमी का लेसन तो बहुत हल्की किस्म का रहा होगा, बहुत आसानी से सीखने वाला रहा होगा। इसीलिए जिमी कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे, हॉस्पिटल में मैं काम करना ही नहीं चाहता था, मैं कुछ और अपना बिजनेस करना चाहता था, कहीं और कुछ अपने लिए ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे जॉब ही यहाँ मिली, तो मैं ना चाहते हुए भी ये जॉब कर रहा था। लेकिन ये सारा घटनाक्रम जो घटा, तो जिमी को समझ आया कि माफ़ कर देना, माफ़ी मिल जाना, खुद को माफ़ कर देना, किसी के लिए माफ़ी अपने मन में रखना, ये सारी बातें खुद एक एज ए सोल उसके लिए कितनी ज़रूरी हैं। इस चीज़ को गहराई से जिमी समझ पाया। तो अब उसे भी समझ आया कि क्यों ये प्रकृति उसे इस हॉस्पिटल तक लेकर आई थी। इसीलिए एक बात कहते हैं ना कि आपकी जो प्लानिंग है अपनी लाइफ को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर परमात्मा की प्लानिंग है आपकी लाइफ को लेकर। आप तो क्या सोचेंगे, आप तो यही सोचेंगे ना कि मुझे इस भौतिक दुनिया की ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाएं, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, यही सोचेंगे ना आप। आपकी सोच इससे ऊपर जाएगी ही नहीं, इस भौतिक दुनिया के बीच में उलझी रहेगी। लेकिन परमात्मा आपको इससे कहीं ज़्यादा, जो आपको आत्मिक स्तर पर हमेशा हमेशा के लिए भर देता है, वो देने वाले होते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि परमात्मा की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कब, क्या और कितनी मात्रा में आपको मिलना चाहिए, ये वो आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।